हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी थर्ड स्टेट, दैट इज़ गैसियस स्टेट। ठीक है। और अगर जिस किसी ने भी सॉलिड और लिक्विड स्टेट का वीडियो ना देखा हो तो वो आई बटन पर ऊपर क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। उसमें मैंने जो लास्ट वीडियो है उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट के बारे में बताया है। आज हम लोग बात करेंगे गैसेस स्टेट के बारे में। तो पहले गैसेस स्टेट होती क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसा हमने कहा था, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट थी उसकी जो मॉलिक्यूल्स के बीच पार्टिकल्स होते थे वो फिक्स होते थे, जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं था। जैसे हमने सॉलिड में स्ट्रक्चर देखी थी तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो आपस में इतने ज़्यादा नज़दीक थे कि उनके बीच में स्पेसेस नहीं होता था, फिक्स होते थे। ये तो बात हो गई थी सॉलिड की। लेकिन जब हमने कहा कि भाई हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, तो हमने इन स्पेसेस को थोड़े डिस्टेंस पर बनाया, इन पार्टिकल्स को थोड़े डिस्टेंस पर बनाया और हमने कहा कि कंपैरेटिवली सॉलिड के इनके बीच में एक फोर्स वर्ड के बारे में बताया था, जिसे हम लोगों ने कहा था इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर, देखिए मैं आपको बोल कर बता दे रहा हूँ कि कंप्लीट लिखने में स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो अगर हम सॉलिड में बात कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम होता था, जिस वजह से जो उसके पार्टिकल्स होते थे वो फिक्स होते थे और स्पेस कम होता था उनके बीच में। और जब हमने कहा कि लिक्विड है तो कंपैरेटिवली सॉलिड के इनके बीच में जो फोर्स होता था वो थोड़ा सा कम होता है और मैक्सिमम मतलब मॉडरेट लेवल के स्पेस देखने को मिलता है। लेकिन जब हम क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं गैसेस स्टेट के बारे में, तो गैसेस स्टेट में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ मिनिमम। ठीक है, जिस वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होगा, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक, तो मीन्स जब हमारा आप पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा। तो ठीक है, तो जिस वजह से ये पार्टिकल्स मूवमेंट पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि गैसेस स्टेट के बारे में थी, जो आपको पता होनी चाहिए थी पढ़ने से पहले। ये मैंने आपको बता दी है। अब चलिए इस गैस स्टेज को समझने के लिए आप एक एक्टिविटी करके परफॉर्म कर देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। चलिए, आप सबसे पहले आप 3 सिरिंजेस लेने वाले हैं। ठीक है, आप इस फिगर में देख पाएंगे कि हमने यहाँ पर एक सिरिंज लेकर दिखाई हुई है। ये आपको 3 लेनी है, मतलब एक ये हो गई, एक और ले लेंगे। ठीक है, और एक और 3 सिरिंज लेनी है। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है कि जो इसका सिरिंज का निडल वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग रबर कॉर्क से क्लोज कर देंगे। ठीक, सिरिंज के जो निडल वाले पोर्शन को हम लोग रबर कॉर्क से सील कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं, इतना करने के बाद
जो पिस्टन होगा उस पर हम लोग जो फिलअप करने के लिए, जैसे यहाँ पर 3 सिरिंजेस हम लोगों ने ली थी। अब इन तीनों सिरिंजेस में अलग अलग प्रोडक्ट फिल करा जाएगा। एक सिरिंज को हम लोग ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, ब्लैंक छोड़ देंगे एक सिरिंज को। दूसरी सिरिंज में वाटर फिलअप कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिखाया भी है। आपने 100 ml की सिरिंजेस ली थी, ठीक है, और आपने यहाँ पर ठीक थर्ड सिरिंज में हम लोग पीस ऑफ चॉक ले लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास 3 सिरिंजेस थी, एक को हमने ब्लैंक छोड़ दिया था, दूसरी को हम लोगों ने वाटर फिलअप करा, ठीक है, और थर्ड में पीस ऑफ चॉक मीन्स ये पिस्टन, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सिरिंज है, इसका जो पिस्टन है उस पर जैसे कि वो स्मूथली मूव कर पाए तो उस पर वैसलीन की कोटिंग भी कर सकते हैं, ठीक। अब आपको ऑब्ज़र्व क्या क्या चीज़ें करनी है या क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर पता करना है, इतना करने के बाद तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्ज़र्व करना है, इन विच केस वॉज द पिस्टन ईज़िली पुश्ड इन। किस तीनों सिरिंजों में से कौन से वाला पिस्टन ईज़िली मूव कर सकता है, ठीक। दूसरी चीज़ हमें क्या पता करनी है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस तीनों सिरिंजेस के करने से। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अच्छा, आप जब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो तो एक में चॉक लिए तो आपको पता है कि वो पार्टिकल्स ढेर सारे हमने फिलअप कर रखे हैं, तो हम पिस्टन को जब पुश करेंगे नीचे की तरफ तो वो ईज़िली नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप देखते हो कि इंजेक्शन भी लिक्विड फॉर्म में होता है और जब हम लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन होता है और पुश करते हैं तो वो धीमे धीमे मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने वाटर फिलअप करा था तब वो मूव कर पा रहा था, और जब हमने गैस फिलअप करी जब वो ब्लैंक था वो बहुत ईज़िली मूव कर जाएगा, ठीक। तो आपको ये पता होगा कि जो गैस वाला पिस्टन था वो बहुत जल्दी से मूव कर जाएगा, जो आपके पास वाटर वाला पिस्टन था तो उसके बाद, और सॉलिड वाला पिस्टन मूव नहीं कर पाता है ईज़िली। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसके पीछे रीज़न्स देख लेते हैं कि क्या रीज़न्स थे जिस वजह से ऐसा हुआ। चलिए क्या ऑब्जर्वेशन रही इतना करने के बाद, तब हम देखते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट gases are highly compressible as compared to solid and liquids। इस लाइन को आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि तीनों स्टेट्स में से कौन सी स्टेट हाईली कंप्रेसिबल होगी। तो आपका आंसर आएगा जो गैस स्टेट होती है, ठीक है, वो इन तीनों स्टेट्स में हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब हम पिस्टन को ईज़िली कर पा रहे थे तो केवल जब जो ब्लैंक इंजेक्शन था 100 ml का वो ब्लैंक था और वो ही ईज़िली पिस्टन उसका मूव कर पा रहा था, जिस वजह से हमने कहा कि कंप्रेस केवल गैस स्टेट में ही हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to the hospital in cylinder is compressed gas। आपने घर में सिलेंडर देखा होगा कुकिंग वाला जो आता है, आप ऑब्ज़र्व करिए कि वो सिलेंडर कितना छोटा होता है और उसमें भरी हुई गैस 1 महीना तक चल जाती है, 1 मंथ तक चल जाती है। तो जो गैस होती है वो बहुत कंप्रेस कर फिलअप करी हुई होती है। तो जो उसमें गैस फिलअप होती है उसे हम लोग LPG गैस कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सिलेंडर में कौन सी गैस होगी तो आपको आंसर पता है
ठीक है, तो ये भी एक कैसे भरी जाती है, कंप्रेस कर कर भरी जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि भाई जो ऑक्सीजन होती है इसी सेम प्रोसीजर है ऑक्सीजन सिलेंडर का भी, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन सिलेंडर लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, उसकी जो सप्लाई होती है वो लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि उस जो ऑक्सीजन गैस है बहुत कंप्रेस कर कर फिलअप करी गई होती है ऑक्सीजन सिलेंडर में। इसके बाद इन्होंने कहा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हम लोग CNG नाम दिया है, इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। आज के टाइम पर CNG गैस है, आपको CNG की फुल फॉर्म मिल गई यहाँ पर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, व्हीकल्स में जो फ्यूल के लिए यूज़ की जा रही है, तो वो भी एक कंप्रेस्ड गैस है, इसी वजह से इसका नाम नेचुरल प्रेजेंट होती है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कह देंगे। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक है गैस का, आपको पता ही है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर ट्रांसपोर्टेड ईजिली। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई लार्ज अमाउंट जो है, लार्ज वॉल्यूम होगा गैस का, वो कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्रेसिबिलिटी, इसमें हाईली कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की फॉर्म्स में, जिस वजह से हम ये जो गैसेस हैं उनको कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर्स में फिलअप कर पाते हैं। ठीक, और इस सिलेंडर में फिलअप करने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। आप कभी भी, होता क्या है कि घर में आपकी मम्मी जब खाना बना रही होती हैं तो कभी कभार हम स्मेल से ही बता देते हैं बिना किचन में जाए कि क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ठीक है, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, कैसे ये फ्रेगरेंस हमारे, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके माइंड में अराइज होते हैं, ये जो यहाँ पर मेंशन भी कर दिए गए हैं, आपको पता भी होने चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा of food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches and even further away। ठीक, तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो किचन की गैस जो इस फूड की मिक्सिंग हो जाती है अरोमा में, और जो फ्रेगरेंस हमें आता है वो मिक्स होकर आ जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न होगा कि कैसे हमारे पास ये स्मेल आ जा रही है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। इनका कहना है कि जो फूड से जो फ्रेगरेंस निकला और हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर थी वो मिक्स हो गई और हमारे पास तक पहुंच गई। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डिफ्यूज। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक, तो इनका कहना ये है, इसमें उन्होंने ये बताना चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ में कि जो फूड से फ्रेगरेंस निकली, जो स्मेल निकली थी, हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट है उनसे हो गई मिक्स और हमारे पास तक पहुंच गई। ठीक, रीजंस क्या हैं इसको भी समझ लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक एक करके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि ये जो मूव करी ये कितनी तेज़ी से, तो हम जानते थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें, क्योंकि लास्ट अभी हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में बात कर सकते हैं, और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी ये कंटिन्यूअस मूविंग करते थे। पार्टिकल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टू मूव कंटिन्यूसली। ठीक, तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, और हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर सकते थे। अब सॉलिड में स्पेस नहीं था तो ये मूव नहीं इजीली कर पा रहे थे, लिक्विड में लिमिटेड स्पेस था तो वो शेप चेंज कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होती थी। लेकिन गैस में एक तो डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है और डेफिनेट शेप भी नहीं होती है। ठीक है, तो जिस वजह से, अच्छा उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। डिस्टेंस पे होने तो वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो चारों तरफ फैल जाते हैं। ठीक, और हम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और एक
कैरेक्टर ये भी यहाँ पर निकल के आया कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड के गैसेस का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़न का वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए, किसी भी स्टेट का, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में मिक्सअप हो जाना है। ठीक है, तो दैट इज़ डिफ्यूज़न। ठीक है, और सेम स्टेट का भी मिक्स होना भी डिफ्यूज़न ही कहलाएगा। ठीक है, चाहे वो एक स्टेट का दूसरी स्टेट में हो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, तो हमने कहा था कि हमने जब सॉल्ट लिया था या शुगर ली थी और उसे वाटर में डिज़ोल्व किया था, तो उसके पार्टिकल एक दूसरे में मिक्सअप हो जा रहे थे या डिफ्यूज़ हो जा रहे थे। ठीक है, तो वो सॉलिड और लिक्विड का देखा था। ठीक है, और अब आप गैसेस के देख रहे हो कि फूड की जो फ्रेगरेंस निकली उससे जो पार्टिकल गैस के निकले होंगे और जो हमारे एयर में पार्टिकल्स गैस के होंगे वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और तब हम तक पहुंचते हैं। तो ये डिफ्यूजिंग रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है गैसेस में, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट each other, also the walls of the container, and the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। चले, इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि भाई जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और उनमें जो मैंने अभी आपको बताया था कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और मूव रैंडमली वर्ड इसलिए आया कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मींस ये पार्टिकल है तो ये चारों डायरेक्शन में से कहीं पे भी मूव कर सकता है। यहाँ पर आप पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप सॉलिड की बात कर रहे थे तो आपने इनके बीच ये पार्टिकल्स दिखाए गए, इनके बीच में स्पेसेस ना के बराबर है, जिस वजह से इनकी स्ट्रक्चर फिक्स होती थी। ठीक है, लिक्विड में आप देख पा रहे थे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, और इस डिस्टेंस की वजह से इनकी जो शेप थी वो डेफिनेट नहीं होती थी। ठीक है, और इसके बाद आप गैसेस स्टेज में देख लीजिए, इस गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आप एक एज्यूम करिए कि हमारे पास एक गैस का गुब्बारा है। ठीक है, और जब हम उसको और फिलअप करते हैं तो वो बस्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है इसको भी समझ लेते हैं। गैस के पार्टिकल्स लगातार रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और हाई स्पीड में, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो जिससे उनमें स्पीड बनी रहती है। ठीक है, अब स्पीड बनी रहती है और जब किसी चीज़ में स्पीड ऑलरेडी बनी हुई है और आप उसमें और एयर फिलअप करेंगे, ठीक है, और पार्टिकल्स उसमें ऐड करेंगे तो जो बबल्स की, जो इसके गैस के पार्टिकल्स होंगे वो बॉल पर प्रेशर जनरेट करने लगते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल इधर प्रेशर जनरेट करेगा और ये वाला इधर, जिससे जो वॉल्स पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है और इस प्रेशर की वजह से जो हमारा बलून होता है वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स में डिफरेंसेस क्या क्या रहते हैं लिक्विड में और गैसेस में। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी जानकारी आपको पता है लेकिन मैं इसको नोट आपको कराना चाहूँगा। दो चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। पहला है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा वर्ड है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स होता है दो पार्टिकल्स के या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का
ठीक है। तो इंटर है मतलब दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर है तो मॉलिक्यूल के बारे में बात होगी। उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटर मॉलिकुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। और उनके बीच में लगने वाले फोर्स को इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा गया। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो सॉलिड होता है उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आपस में नज़दीक या करीब होते हैं। उसके पीछे रीज़न्स होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, अच्छा अगर हम इंटर मॉलिकुलर स्पेस को IMS से रिप्रेजेंट कर दें और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को IMFA लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी फुल फॉर्म आप जानते ही हो। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, चलिए अभी एक एक करके स्टेट्स की बात कर लेते हैं। पहले सॉलिड की, तो सॉलिड में स्पेस मिनिमम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है जिस वजह से स्पेस उसमें कम होता है। ये बात आपको समझनी होगी। दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है जिस वजह से वो आपस में पास पास बने हुए हैं और इस वजह से उनमें स्पेस कम होता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो फिक्स होती है। लिक्विड में दोनों में मॉडरेट हो जाते हैं। मॉडरेट लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं। मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर स्पेस और मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। ये भी तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है गैसेस के बारे में। जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होगा वो गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, मींस मिनिमम। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जिस वजह से उसमें कंप्रेसिबिलिटी बनी रहती है, मूवमेंट बनी रहती है, ठीक है। हाई स्पीड में मूवमेंट कर सकते हैं, डिफ्यूज़न रेट ज़्यादा होता है गैसेस का। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अभी तक अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट कर कर बताइए, जिससे कि हम आपको उस समस्या का आपकी रिजॉल्व कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियोस बनाकर आपको स्टडी कराने, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो, जिस वजह से आप अच्छे मार्क्स ला सकें और आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, और अगर कोई चीज़ नहीं, जैसे आपको कोई भी पिछला नहीं समझ में आया तब भी आप कमेंट कर कर बताइए, तो हम उसको दोबारा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो आपको ईज़िली मिल जाए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर एक कम्युनिकेशन का बॉन्ड हम लोगों के बीच में जनरेट हो जाएगा, जिससे कि अगर मैं कुछ भी अपलोड करता हूँ तो आपको ईज़िली तुरंत ही चीज़ों का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगा और आपको आसानी होगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।